Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of June 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन न्यूज़पेपर का दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट्स, इट इज़ अबाउट वॉट यू लर्न अलोंग द वे। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, एम्ब्रेयर स्टैप्स टाटा एंड M&M फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रेयर इज इन टॉक विद टाटा एंड महिंद्रा ग्रुप। तो किस लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के लिए। जो इंडिया में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करने के लिए ब्राज़ील एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में टाटा और महिंद्रा ग्रुप से नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप एज पर द टॉप कंपनी एग्जीक्यूटिव। और अगर इस ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रेयर की बात करें तो दिस इज़ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर जेट मेकर और इंडिया में अभी इसकी प्रेजेंस नहीं है। तो इंडिया में अपनी प्रेजेंस को, इंडिया में अपने फुट होल्ड को एक्सपेंड करने के लिए ये ब्राज़ीलियन कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप 2 कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रही है। और टाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो बिग एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा, जिसमें एयरबस और बोइंग के नाम से। इसके बाद जो रीजनल एयरक्राफ्ट्स है उस पर फोकस किया जाएगा, उसकी मार्केट पर फोकस किया जाएगा। और एम्ब्रेयर जो है वो लीडर है रीजनल एविएशन में, फॉलोज एयरबस एंड बोइंग इन द मार्केट फॉर कमर्शियल जेट्स। और कंपनी का ऐसा मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली इस कैलेंडर ईयर में 2023 तक ये जो नेगोशिएशन है, ये जो डील है, ये हो सकता है फाइनलाइज हो जाए। और इसके अलावा टाटा महिंद्रा के अलावा कुछ और पोटेंशियल पार्टनर्स भी हैं जिनसे कंपनी कंटिन्यूअसली नेगोशिएट कर रही है फॉर एक्सपेंडिंग इट्स फुटहोल्ड इन इंडिया थ्रू मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। तो दिस इज मेक इन इंडिया बूस्ट। एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए डिफेंस और एविएशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट और मेजर्स जो थे वो इनिशिएट किए थे और उन्हीं का आउटकम है कि अब ये जो कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, दे आर नाउ wanting to enter into Indian aviation market. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. FPIs face scrutiny as custodian label Mauritius high risk. कई सारे जो ग्लोबल कस्टोडियन बैंक्स हैं उन्होंने मॉरिशस को हाई रिस्क जुरिडिक्शन के क्लासिफिकेशन में डाल दिया है फॉर इंडियन इनफ्लोज एज रेगुलेटरी स्क्रूटनी इंटेंसिफाइड। और अगर इंडियन कंटेक्स्ट में मॉरिशस की बात करें या मॉरिशस से आने वाले फंड की बात करें तो डेफिनेटली मॉरिशस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जुरिडिक्शन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट। और मॉरिशस से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो वर्थ इस बार अगर हम देखें रिसेंट डेटा तो डिपॉजिटरीज के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली रुपी 3.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट 30th of April तक इंडियन सिक्योरिटी डिफरेंट जो डेट और इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें देखने को मिला है। और अगर अब मॉरिशस को हाई रिस्क जुरिडिक्शन में क्लासीफाई किया जाएगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर हमें देखने को मिलेगा। तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप की, उसमें कुछ मॉरिशस बेस्ड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम भी आया था एंड दैट इज़ वाई नाउ जो कस्टोडियन बैंक्स हैं, ग्लोबल कस्टोडियन बैंक्स हैं, दे हैव रेज द रिस्क स्टेटस ऑफ मॉरिशस। कि मॉरिशस में कई इलीगल और राउंड ट्रिपिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं और हिंडनबर्ग ग्रुप्स में भी कुछ जो मॉरिशस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम लिस्ट में आया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्लोबल कस्टोडियन बैंक्स हैं वो ही केवल मॉरिशस को हाई रिस्क जुरिडिक्शन में डाल रहे हैं। कई सारे जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं दे हैव ऑल्सो टर्न द वेरी ऑफ सब मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर्स। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 21 कंट्रीज़ की लिस्ट पब्लिश करी थी जहां के जो इन्वेस्टर्स थे उनको एंजल टैक्स से एग्जम कर दिया गया था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा और हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री मॉरिशस का नाम नहीं है। और क्यों नहीं है मॉरिशस का नाम, वो आज की न्यूज़ से एक्सप्लेन होता है क्योंकि मॉरिशस जो है वो हाई रिस्क जुरिडिक्शन में कई सारी इलीगल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखी गई हैं एंड दैट इज़ वाई मॉरिशस हैव नॉट मेड द पार्ट ऑफ दैट 21 कंट्रीज लिस्ट ऑन whom the angel tax is exempted.
और जबकि अगर मॉरिशस को देखें तो मॉरिशस एक मेजर सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। इसके बावजूद भी 21 कंट्रीज़ की लिस्ट से मॉरिशस को सिर्फ इसीलिए एक्सक्लूड किया गया था कि कई सारे जो ग्लोबल कस्टोडियन बैंक्स हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस सब के बाद जो मॉरिशस में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड दैट इज़ वाई इंडियन रेगुलेटर्स ऑल्सो keeping their eyes on Mauritius-based fund. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 1 of Mint paper. Government way 3 to 8% increase in MSP for खरीफ क्रॉप्स। आप मुझे MSP का फुल फॉर्म लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 8% का इंक्रीज करने जा रही है, इंक्रीज करने को सोच रही है। किस में? MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो की खरीफ क्रॉप्स हैं 2023 और 2024 की, उनका MSP इंक्रीज करने जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट इंक्रीज करने जा रही है। और अगर हम इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप की बात करें तो पैडी, जो ए ग्रेड पैडी है, उसमें 3 से 7% का उसके MSP में इंक्रीज हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 2100 से 2200 पर कुंटल प्राइस इस बार गवर्नमेंट रख सकती है पैडी क्रॉप का। इसके अलावा मेज़ के भी प्राइस में सिमिलर इंक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है। 2050 से 2100 पर कुंटल तक का रेट या MSP रख सकती है गवर्नमेंट मेज़ क्रॉप के लिए। और अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, MSP की बात करें, वाई वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि MSP ये इंश्योर करती है कि मार्केट में, ओपन मार्केट में किसी कमोडिटी का, स्पेशल जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी है, उसका कितना प्राइस रहेगा। तो बेसिकली एक सेफ्टी नेट है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को कि वो अननेसेसरी कॉम्पिटिशन से उनको सेव किया जा सके। तो गारंटी गवर्नमेंट प्राइस देती है ये कि हम इतने प्राइस पर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, भले ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी भी वैल्यू या उसका कितना भी प्राइस हो। एंड डेफिनेटली this MSP help to ensure the food security as well and stabilize the market price of different staple food products. और इसके अलावा गवर्नमेंट क्रॉप से पहले ही MSP अनाउंस कर देती है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को इनकरेज करती है कुछ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर उस पर ऑलरेडी MSP डिसाइडेड है तो फार्मर्स जो हैं वो इस बात को लेकर के सेफ होते हैं, इंश्योर होते हैं कि भले ही मार्केट में कितने प्राइस हो, गवर्नमेंट इस प्राइस पर उनका प्रोडक्ट खरीदेगी और उनको किसी भी तरह का लॉस एग्रीकल्चर में नहीं फेस करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ MSP। और खरीफ पल्सेस के लिए, खरीफ मेज़ के लिए, खरीफ पैडी के लिए इस बार गवर्नमेंट जो है वो जो प्रॉबली 3 से 8% का इंक्रीज करने जा रही है MSP पे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मे डेटा पेंट्स हेल्दी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अभी ट्यूसडे को इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा पब्लिश हुआ है, और इसमें मोस्ट ऑफ द जो डेटा, जो इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने एस्टिमेशन से ज़्यादा, फोरकास्ट से ज़्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है। उसके इमीडिएटली बाद ही जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं उनका डेटा भी कल रिलीज हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे कि GST टैक्स या GST कलेक्शन, PMI मैन्युफैक्चरिंग, PMI पैसेंजर ऑटो सेल, UPI ट्रांजैक्शंस, इन सब का जो डेटा है वो पब्लिश हुआ है कल। और इन जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं ये भी फाइनेंशियल ईयर 24 में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स इन सब के अकॉर्डिंग इनिशियल जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर 24 का, उनके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रोबस्ट रहेगी। इंडियन इकोनॉमी एक सिग्निफिकेंट GDP ग्रोथ रेट अचीव करेगी। तो अगर हम सेपरेटली इन डेटा की बात करें तो जो PMI है, मैन्युफैक्चरिंग PMI है, वो अपने 31 मंथ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। जो मई का डेटा पब्लिश हुआ है, ये जो भी जितने हम डेटा बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की, ये मई का डेटा है। और मई के डेटा के अकॉर्डिंग जो इस बार का मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो अपने 31 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। कितना PMI रहा मैन्युफैक्चरिंग PMI? अप्रॉक्सीमेटली 58.7% मैन्युफैक्चरिंग PMI रहा, जो कि एक्सपेंशन को इंडिकेट कर रहा है। रिकॉर्ड एक्सपेंशन इन केस ऑफ इनपुट स्टॉक एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट एज पर S&P ग्लोबल। तो ये IHS मार्केट का डेटा नहीं है, S&P ग्लोबल का PMI इंडेक्स है। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 50 से ऊपर मीन्स एक्सपेंशन, 50 से नीचे मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एक स्ट्रॉन्ग PMI हमें देखने को मिला इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर GST कलेक्शन की बात करें तो GST कलेक्शन भी 12% से इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली
1.57 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिला इन द मंथ ऑफ मई, जो कि पिछले साल से 12% ज़्यादा है। और अगर जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि जो सेल है, परचेज है, वो ज़्यादा हो रही है इकॉनमी में। तो जो एक्सटर्नल ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस हैं उन सब के बावजूद भी इंडियन इकॉनमी में जो एक्टिविटीज़ हैं परचेज की, सेल की, वो सिग्निफिकेंटली चल रही हैं। तभी तो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तभी जीएसटी कलेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऑटो सेल की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री का डेटा देखें, तो मई का जो सेल रहा है वो हाईएस्ट एवर मे सेल हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन केस ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स। अप्रॉक्सीमेटली 3,34,802 यूनिट जो है वो सेल हुई है केवल और केवल मई के महीने में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 13% ज़्यादा है। तो जो सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई है उसका भी जो इशू था, वो शॉर्टेज थी, वो भी इंप्रूव हुई है। अब जो सेमीकंडक्टर चिप है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे सेल पर देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल्स जो है उनमें मैन्युफैक्चरिंग ठीक तरीके से टाइमली मैनर में हो रही है, जिसकी वजह से पैसेंजर व्हीकल और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल दोनों ही सेगमेंट पे हमें हाई डिमांड देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई ऑटो सेल की। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। मई के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 14.3 ट्रिलियन वैल्यू का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9.41 बिलियन वॉल्यूम का यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिला है, जो कि पिछले मंथ से अप्रॉक्सीमेटली 2% और 6% ज़्यादा है। तो रिसेंटली जो एनएसओ ने डेटा रिलीज़ किया था ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। और जो मई मंथ का डेटा रिलीज़ हुआ है 24 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, इनिशियल जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो भी अपवर्ड रिवीजन ही जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन ही सजेस्ट कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर डेटा है ये इकोनॉमिस्ट को, एनालिस्ट को प्रेशराइज करे या उनको अपने ग्रोथ फोरकास्ट जो है उनको चेंज करने के लिए उनको प्रेशर में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये रिसेंटली रोबस्ट जीडीपी डेटा रिलीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 का, और जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आया है मई के मंथ में, जो उसमें हमें इंक्रीज रजिस्टर हो रहा है, प्रोबेबली जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो एनालिस्ट हैं वो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो फोरकास्ट उन्होंने पहले किया था उसमें अपवर्ड रिवीजन करें। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग शोइंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, पैसेंजर व्हीकल सेल, यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड robust anticipation of financial year 24 GDP। इसी के साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और पेज नंबर 4 पर आज भी जितना भी जो न्यूज़ है वो सब इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है, इसके साथ हम कई सारे शॉर्ट न्यूज़ भी एक साथ ही डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी स्पेट ऑफ फोरकास्ट हाइक बट नॉट ऑल एग्री। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ईयर 23 का जो स्ट्रॉन्ग डेटा पब्लिश हुआ है और जो मई मंथ का हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में जो हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है, उसके बाद से प्रोबेबली कई सारे जो एनालिस्ट हैं, कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 24 के ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर के हाइक पर जा सकते हैं। प्रोबेबली जो उन्होंने पहले फोरकास्ट किया था अब उसमें थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो अभी भी एग्रीमेंट में नहीं है। सो इन द वेक ऑफ रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ डेटा फॉर लास्ट फिस्कल ईयर, सम एनालिस्ट हैव रिवाइज्ड देयर 24 फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी फोरकास्ट साइटिंग द रिसर्जेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जिन्होंने अपना जो जीडीपी का डेटा रिवाइज किया है, अपवर्ड रिवीजन किया है, वो ये रीजन साइट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्जेंस देखने को मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंप्रूव करेगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन से सबड्यूड था उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो एल नीनो कंडीशंस इंडियन इकोनॉमी में दिखेंगी उसकी वजह से एक्सपोर्ट पर हमारा और एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मानना है कुछ इकोनॉमिस्ट है कि जो इस तरह से एक्सटर्नल सिचुएशन चल रही हैं, अभी भी जो ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स हमें देखने को मिल रही हैं, डेवलप इकोनॉमीज जो हैं वो उनमें बैंकिंग क्राइसिस आ रही है, वो रिसेशनरी सिचुएशन पर जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसके अलावा एल नीनो जो कंडीशंस हैं उससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्पैक्ट करेगा, और इन दो फैक्टर्स की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाएगी। उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट में हमें अपवर्ड रिवीजन नहीं करना चाहिए। हालांकि
दोनों ही सेगमेंट, दोनों ही जो इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों ही टाइप के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका अपना अपना आर्ग्यूमेंट है। कुछ जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रीज़न साइट कर रहे हैं फॉर इम्प्रूव्ड जीडीपी ग्रोथ रेट। कुछ का ये कहना है कि वो जो भी इंक्रीमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग में, प्राइवेट सेक्टर में, वो आउटवे हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एल नीनो कंडीशंस एंड ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन। अब अगर हम रिवीजन की बात करें, भाई किसने किसने रिवीजन किया है, तो अगर हम देखें सौम्या कांति गोयल, दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए फोरकास्ट किया था उसको अपग्रेड कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग अब 6.7% की ग्रोथ रेट से फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडियन इकॉनमी जो है ग्रो करेगी, जबकि पहला जो प्रोजेक्शन था वो 6.2 था। और अगर क्वार्टर्स की बात है तो अलग अलग क्वार्टर्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्शन है। क्वार्टर 1 के लिए 7.8, क्वार्टर 2 के लिए 6.5, क्वार्टर 3 6.3, क्वार्टर 4 6.2। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, अपवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि नहीं, अपवर्ड रिवीजन करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट और एक्सटर्नल रिसेशनरी सिचुएशन का इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पर देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें SBI, सिटी, UBS, JP Morgan, IDFC फर्स्ट बैंक ने जो क्या क्या रिवीजन, कैसे कैसे रिवीजन की हैं, तो ये जो रेड बार है ये अर्लियर फोरकास्ट है और जो ये येलो बार है ये न्यू फोरकास्ट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के GDP डेटा के पब्लिकेशन के बाद जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने रिवाइज किया। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखें चाहे जितने भी केसेस हैं सभी केसेस में अप्रॉक्सीमेटली अपवर्ड रिवीजन ही किया है इकोनॉमिस्ट ने। अब इसी के साथ एक और क्लिप है, उसको भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 नंबर्स इनकरेजिंग बट माइनिंग एंड क्वेरिंग लैक्स। तो ये डेटा थोड़ा डीप एनालाइज किया गया। जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो डेटा पब्लिश किया गया है जीडीपी का डेटा और डिफरेंट सेक्टर्स के ग्रोथ का डेटा, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस रही है। नंबर्स जो हैं वो इनकरेजिंग हैं, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर जो है वो मार्जिनली ग्रो किया है उन्होंने कोविड पैंडेमिक के पीरियड के कंपैरिजन में। तो इकोनॉमी हैज़ रिकवर हैंडसमली from the pre-COVID pandemic period, but mining and quarrying is taking time to pick up even after the 4 years. तो ये इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ माइनिंग एंड क्वेरिंग का, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और अगर हम देखें तो क्वार्टर 1 में दोनों में ही में निगेटिव, 2018 में हमें थोड़ा सा नेगेटिव और 19 में थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरह क्वार्टर 4 में भी अगर ओवरऑल देखें तो नेगेटिव ट्रेंड रहा है। क्वार्टर 3 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और क्वार्टर 4 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि भले ही फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स इंकरेजिंग रहे हैं, लेकिन माइनिंग और क्वेरिंग जो सेक्टर है वो अभी भी अपने प्री कोविड पैंडेमिक पीरियड के लेवल पर नहीं आ पाया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसके साथ ही एसोसिएटेड है। जीएसटी मॉप अप राइज 12% टू 1.57 ट्रिलियन। ये न्यूज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि जो जीएसटी कलेक्शन है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। उस मई के मंथ में जो जीएसटी पिछले साल के कंपेरिजन 12% इंक्रीज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 1.57 ट्रिलियन का कलेक्शन हमें जीएसटी के केस में देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड लोअर इनपुट कॉस्ट एंड न्यू ऑर्डर्स, इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो अपने 31 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड इन दिस सेक्टर। इस न्यूज़ को भी हम पहले वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया EU-I एग्रीएबल सॉल्यूशंस ओवर ITC टैरिफ। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको ICT टैरिफ का इशू जो है उसके बारे में पता होगा। इंडिया ने 2019 में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए किस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सेव करने के लिए कुछ टैरिफ इम्पोज किए थे 2019 में। उसी टैरिफ के अगेंस्ट EU और कई सारे अदर डेवलप कंट्रीज जो थे वो WTO गए थे। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन करी थी, जहां पर WTO ने इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग करी है। हालांकि इंडिया का ये कहना है कि जो बॉडी है, अल्टीमेट बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट की, जो 3 जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो बॉडी अभी फिलहाल के लिए डिसफंक्शनल है। तो अपलेट बॉडी के डिसफंक्शनल होने की वजह से इंडिया जो है फिलहाल के लिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का वर्डिक्ट है उसको लेकर के बाइलैटरली नेगोशिएट कर रही है कंट्रीज से। और ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और यूरोपियन यूनियंस, आर बेसिकली लुकिंग
at a mutual solution over the disputed ICT tariff that India has imposed in 2019. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मीटिंग हो रही है और इस फ्राइडे अर्ली मीटिंग होनी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया, जहां पर WTO ने इंडिया को डायरेक्ट किया है कि जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो है, जो क्लॉज है WTO का, उसको इंडिया फॉलो करे। हालांकि इस वर्डिक्ट के बाद इंडिया ने बोला भी था कि इंडिया अपील करेगी, लेकिन जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो इंडिया विल अपील इन टू द वॉइड, क्योंकि जो USA है वो जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो पोस्टपोन कर रहा है, जिससे कि जो अपीलेट बॉडी है वो डिसफंक्शनल है। तो इंडिया ने अब बाईलेटरली नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इस चीज़ को बाईलेटरली सॉल्व करना चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का भी यही इंटेंशन है कि इस इशू को बाईलेटरली रिजॉल्व किया जाए। हालांकि ये जो केस था, ये 3 कंट्रीज ने इंडिया के अगेंस्ट फाइल किया था, EU, जापान और चाइना। तो लेट अस सी कि क्या इंडिया बाईलेटरली नेगोशिएट करके इस इशू को रिजॉल्व कर पाता है या नहीं। अभी फिलहाल के लिए जो मैटर है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की साइडलाइन जो मीटिंग है उसमें चल रही है। अगर ये टॉक फेल होती है, अगर ये नेगोशिएशन फेल होता है, तो ज्वाइंट डिफरमेंट के लिए दोनों ही पार्टीज जा सकते हैं। व्हाट इज ज्वाइंट डिफरमेंट? अंडर ज्वाइंट डिफरमेंट, इंडिया में पोस्टपोन द अपील अगेंस्ट द रूलिंग एंड यूरोपियन यूनियन में डिफर द अडॉप्शन ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स रिपोर्ट। लेट अस सी कि नेगोशिएशन का क्या आउटकम आता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। बायर्स ऑफ PSU शेयर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। तो CBDT ने, व्हाट इज CBDT? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एग्जेम्प्ट कर दिया है बायर्स को फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। किसके बायर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? अगर किसी भी PSU का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस PSU में जो भी बायर्स हैं, उस PSU के जो स्टेक्स खरीद रहे हैं, उस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में उन सारे बायर्स को किसी भी तरह का गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो PSU के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अच्छे वैल्यूएशन के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए, उसमें अच्छी डील पाने के लिए गवर्नमेंट ने ये, या बोल सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जहां पर जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट PSUs के यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में जो बायर्स होंगे उनको किसी भी तरह का गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो उस PSU में इक्विटी शेयर को एक्वायर करते हैं, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। अर्लियर दिस एग्जेम्पशन वाज अप्लाइड ओनली इन द केस ऑफ सेल ऑफ PSU। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के केस में भी एप्लीकेबल है। द चेंज इन इनकम टैक्स लॉ हैज बीन मेड टू द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU मोर अट्रैक्टिव एज पर द एक्सपर्ट। तो डेफिनेटली अगर आपने किसी भी तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है तो अब जो ज़्यादा से ज़्यादा बायर आपको मिलेंगे PSUs के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में, अच्छी डील मिलेगी, अच्छा रश देखने को मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू गेट द बेटर डील, बेटर वैल्यूएशन, गवर्नमेंट हैज प्रपोज दिस चेंज इन इनकम टैक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। UPI ट्रांजेक्शन स्केल रिकॉर्ड हाई। इस न्यूज़ को भी हम प्रीवियस सेक्शन में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि जो मे का UPI ट्रांजैक्शन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली 14.3 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ है और 9.41 बिलियन का वॉल्यूम के टर्म में ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में 2% और 6% ज़्यादा है। डेफिनेटली GST कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग PMI इंप्रूव हो रहा है, तो UPI ट्रांजैक्शंस भी इंप्रूव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो डिमांड है, सेल है, परचेज है, वो इंक्रीज हो। दिस इज द इन्फोग्राफिक्स ऑन अपवर्ड कर्व ऑफ UPI ट्रांजैक्शन in different mode. You can just have that glimpse of it, चाहे UPI ट्रांजैक्शन हो, IMPS हो, फास्टैग हो और AEPS हो। So अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लिक्विडिटी सरप्लस प्रोसेस ₹1.75 ट्रिलियन ऑन हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो लिक्विडिटी सरप्लस इन बैंकिंग सेक्टर जूम पास्ट 1.75 ट्रिलियन ऑन द लास्ट डे ऑफ मे। तो मे के लास्ट मंथ डे में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमें अनफ सरप्लस या अनफ लिक्विडिटी देखने को मिली। लिक्विडिटी मीन्स कैश फ्लो देखने को मिला, कैश करेंसी देखने को मिली। क्या क्यों रीजन था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी वो इंक्रीज हुई थी। तो एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the last day of May has seen a zoom in liquidity surplus, approximately 1.755 ट्रिलियन का liquidity surplus देखने को मिला इन बैंकिंग सिस्टम, और एक दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली 1.35 ट्रिलियन था। तो द सरप्लस वॉज ओवर ₹1 ट्रिलियन इन पास्ट फ्यू डेज। तो रीजन पिकअप इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से ये लिक्विडिटी सरप्लस बैंकिंग सिचुएशन में देखने को मिला। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।